Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. And don't forget to prefix 011 if you are calling from outside Delhi. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप सवाल पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। The wholesale inflation rises to 4.17% in February. Benchmark domestic stocks fall more than 0.5% and a rupee appreciates 31 paise against the US dollar. थोक महंगाई दर फरवरी में बढ़कर 4.17% पर पहुंची। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की गिरावट और रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले 31 पैसे मजबूत। The wholesale price-based inflation rose to 4.17% to hit 27-month high in February this year. The Commerce and Industry Ministry data released today showed that WPI rose mainly due to rise in food, fuel and manufactured goods prices. As compared to January this year, provisional food prices was up by 3.31% and manufactured products rose 5.81% in the reported month. The WPI stood at 2.03% in January this year, while rose to 2.26% in the same month last year. And retail inflation also climbed to a 3-month high of 5.03 in February this year. Harveer Singh ji, we would like to know your comments on this sharp hike or sharp spike in the WPI inflation as compared to the previous month, that is January. Actually, the major reason behind this is commodities. Agro commodities as well as crude prices has gone up. That is reflecting in this number of high spike in this WPI, and the CPI is also high. But some products, particularly edible oil and pulses, the prices has gone up. But there are some food products also there where inflation is there. But in case of crude prices has gone up, and it has a major impact on inflation numbers. Right. So we have our first caller from Delhi, S.L. Gupta. हेलो जी, गुप्ता जी सवाल पूछिए आपका। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार। आजकल बहुत चर्चा में है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं जरा विस्तार से जानना चाहूंगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर छोटी मार्केट से कंपेयर करें, जैसे कोई कंपनी हाई डिविडेंड यूज अनाउंस करती है और उस इक्विटी का रेट, उस कंपनी का रेट डाउन होता है, तो ये कहा जाता है कि भाई उसमें डिविडेंड यील्ड ज्यादा है।
क्या बॉन्ड यील्ड में भी ऐसा ही होता है, मार्केट में डिमांड कम होती है या गवर्नमेंट हायर रेट से ज्यादा इशू करती है? बॉन्ड यील्ड किस वजह से बढ़ रहे हैं? ठीक। हेलो जी हरवीर जी। देखिए, बॉन्ड यील्ड्स जो है यूएस के ऊपर गया है और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स में लगातार देखने को मिल रहा है, हमारे मार्केट में भी उसका जो है, क्योंकि इसका मतलब है कि वहां पर जो अर्निंग्स हैं उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है वो देख रहा है कि उसे किस तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट है किस डायरेक्शन में ले जाना है, वेयर इज इट बेनिफिशियल टू हिम टू कीप इन्वेस्टिंग और फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जी, और अब हमारे अगले कॉलर हैं हैदराबाद से राजेश। राजेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। क्या मैं राजेश हैदराबाद से बोल रहा हूँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी एनपीएस अपने पेंशन के लिए है, पीएफ भी पेंशन के लिए है, बट मैंने अभी न्यूज में पढ़ा था कि अभी पेंशन से रिलेटेड गवर्नमेंट एक और स्कीम लेके आ रही है। तो ये मल्टीपल पेंशन जो योजना होते हैं उसके जगह हम एक ही यूनिफाइड रख नहीं सकते हैं? इससे बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। ऑलरेडी हम एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि एफएमसीजी सेक्टर का अभी क्या फ्यूचर रहेगा? देखिए, अगर आप देखें कि एनपीएस लगभग 2004 के आसपास उसमें शुरू हुआ कि जिन लोगों का उस तरीके से नहीं है पेंशन के लिए ऑप्शन, वो दे कैन गो टू एनपीएस। एनपीएस में जो पीएफडीआरए बना था उसके तहत उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर भी इसको शुरू किया गया था। और उसके अलावा ये बाकी ऑप्शन गवर्नमेंट ने एक और दिया है लोगों को कि एक सर्टेन एज के बाद दे कैन इन्वेस्ट इनटू दैट फंड और उसके बाद उनको पेंशन होगा। तो अभी कोई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसा कोई प्रपोजल फॉर्म हो रहा हो मुझे तो नहीं लगता। और ईपीएफओ का भी एक पेंशन होता है जो लोग ईपीएफ के तहत कवर होते हैं। तो एक किस सेक्टर के बारे में सवाल किया था आपने? एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। एफएमसीजी देखिए कि अगर हम देखें कि अभी हम पोस्ट कोविड दौर में लगभग हैं और जो इसमें रिकवरी हो रही है डिमांड में काफी तेजी से, और उसमें अगर आप देख भी रहे होंगे कि एक जो डिमांड है रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया सब जगह नॉर्मल होती जा रही है। तो इसका एक एडवांटेज एफएमसीजी सेक्टर को जरूर मिलेगा। Right. Our next caller is Anil Ahuja from Delhi. Anil जी, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार जी। मेरा ये सवाल है, ये जो शेयर का ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, और शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है, इनका क्या रिलेशन है और ये कैसे डिसाइड होता है? थैंक यू। देखिए, ईपीएस तो आपने खुद ही बोला है कि ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो तो जो अर्निंग पर शेयर जो इक्विटी है उसमें ओवरऑल जो कंपनी का उसके अगर प्रॉफिट्स को जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपका जो ओवरऑल नंबर ऑफ जो स्टॉक्स जो इशूड शेयर है उससे प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करते हैं एक फॉर्मूले के तहत, तो वो आपका ईपीएस का एक डेफिनेशन आ जाता है। उसमें कैलकुलेट करने का तरीका ये है। और अभी देखिए, ईपीएस और मार्केट के बीच में इन दिनों में बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, हालांकि काफी डिफरेंस है, बट एक इंडिकेशन जरूर होता है कि अगर अर्निंग पर शेयर जो है उसका किसी का स्टॉक्स का अच्छा है तो उसको एक क्राइटेरिया जरूर माना जाता है। बट इट्स ऑलमोस्ट अनयूजुअल टाइम जिस तरीके से स्टॉक्स ऊपर गए हैं उसमें सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा मायने रख रहे हैं, और ईपीएस के फॉर्मूले से बहुत ज्यादा सीजन अभी नहीं दिख रहा मार्केट में स्टॉक्स प्राइस। जी हरवीर जी, और अगर बात हम करें थोक महंगाई दर की, तो थोक महंगाई दर में जो इतनी जो इजाफा देखने को मिला है, और अभी पिछले शुक्रवार को ही जो है खुदरा महंगाई दर के भी आंकड़े कुछ बढ़े हुए ही सामने आए थे। तो ये जो महंगाई दर बढ़ रही है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ये कितना चिंताएं पैदा करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर कर रही है कोरोना के इफेक्ट से, तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कुछ क्या चिंताएं बढ़ेंगी अब? इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी के लिए अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि उसके चलते आपको जो रेट्स हैं मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर सीधा असर जाता है। और अगर आप देखेंगे कि अब जब भी
आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, वो इन नंबर्स को जरूर देखेंगे, क्योंकि अब जो रेट ईज होने का इसका मतलब अब दौर खत्म हो गया, इट कैन गो अपवर्डली। उसका ये है कि अगर रेट बढ़ेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपके रिसोर्सेज है वो कॉस्टली हो जाएंगे, उसका इम्पैक्ट आता है। तो दैट्स वाई जो इन्फ्लेशन को कोशिश रहती है कि उसको एक सामने रख करके बाकी पॉलिसी जो लिक्विडिटी है या बाकी चीजें वो सब उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। और आरबीआई का एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ में 4% ±2 सीपीआई को लेकर के। इसके लिए जो फिस्कल जो डिसीजन आते हैं वो भी सीधे प्रभावित होते हैं कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कैसे रखेगी, किस तरीके से मार्केट से बोरोइंग्स करेगी। तो ये सारी चीजें मायने रखते हैं और इसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज नॉट गुड। लेकिन अभी जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी है और उसका रिफ्लेक्शन जो है जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी है, इसलिए अभी जो डाटा हम देख रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो है इन्फ्लेशन वो भी बढ़ा है। तो जो रॉ मटेरियल है उसमें स्टील प्राइसेस हो, आपका कॉपर हो या बाकी चीजें हो, तो उनका भी जो इम्पैक्ट है उसके चलते जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने दाम बढ़ाए। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, प्लस आपका क्रूड है और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रेशर है। सो आई थिंक आने वाले कुछ महीने काफी वॉच करने वाले होंगे। जी, मुंबई से गोपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हाँ जी, मार्केट वाले टीम को नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, ये मार्केट गिर रहा है तो आप कोई भी एक्सक्यूज देते हो कि एशियन मार्केट गिरा या यूएस गिरा, तो आप लोग एक्सक्यूज देते हो कि इसके लिए हमारा गिरा। लेकिन पिछले 8-10 दिन से सर ऐसे ही हो रहा है। तो या तो आप बोलेंगे ऐसा सेलिंग हो रही है, तो सर मोस्टली हमेशा देखा है जब गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फटका पड़ता है जी। चलो ठीक है, वो तो अभी क्या होने वाला है। अच्छा, पहला सवाल ये है कि सर जो IIFL का एक बॉन्ड है 10% इंटरेस्ट देते 7.5 साल में बोलते डबल होएगा। सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ है, ये पहला बताइए। और दूसरा एक सवाल है कि सर ये NCT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और लिक्विडेशन कोर्ट में दोनों में फिक्स डिपॉजिट कंपनियों में मेरे पैसे फंसे पड़े हैं सर। 1 साल से ये कोरोना की वजह से सर ये कोर्ट का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ होप है कि इसमें रिफंड होने में कोई अभी और टाइम लगेगा? उसके लिए तो देखिए आपको NCLT और जो ट्रिब्यूनल है उनको अप्रोच करना पड़ेगा। तो वी कैन नॉट से सडनली के इसमें आगे का क्या स्टेटस है, तो आप फॉलो अप कर रहे हैं उसको। बट ये दूसरा अपने का IIFL जो है उसका जो बॉन्ड 10% का रखा है, बट इन्होंने जो नॉर्म्स है रेटिंग वगैरह के उसको पूरा करके ये लोग लाए हैं। हाई सेफ्टी और हाई रिटर्न बॉन्ड इसको बोला गया है। बट फिर भी ये तो एक बार में आपको देखना भी क्योंकि 10% रियली काफी हाई साइड में है, तो ये आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा इनके साथ। बात अब शेयर बाजार की कर लेते हैं। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.78% के नुकसान से 397 अंक गिरकर 50,395 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.67% की कमी दर्ज करके 101 अंक के नुकसान से 14,930 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार में भी गिरावट रही। BSE मिड कैप इंडेक्स 0.72% नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.53% की कमी दर्ज हुई। Well, the benchmark domestic stocks today fell more than 0.5% amid mixed global cues. The BSE Sensex declined 397 points or 0.78% to settle at 50,395. The NSE Nifty also lost 101 points or 0.67% to close at 14,930. The broader market at the BSE also fell. The BSE mid-cap index ended 0.72% down, while the BSE small cap index depreciated 0.53%. In the Sensex pack, shares of 10 companies gained while 20 logged losses, and in the sectoral indices, 12 out of 19 sectors logged losses. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,165 companies gained while 1,901 fell, and shares of 170 companies remained unchanged. Our next caller is Shrikant from Bengaluru. Shrikant, please go ahead with your question.
नमस्कार जी, श्रीकांत बोल रहा हूँ बेंगलोर से। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि कोई 2-1 साल पहले किसी बैंक के सो कॉल्ड डिफॉल्टर होने के बाद सरकार ने ये कहा था कि अब हम बैंक में आपके डिपॉजिट मनी का 1 लाख रुपया तक सिक्योर्ड दे सकते हैं, बाकी हम नहीं देंगे। अभी बजट में घोषणा हुई है कि आपका कहीं भी बैंक में खाता रहेगा, हम 5 लाख रुपया तक देंगे। जब हमने बैंक से पूछा तो वो कहते हैं हमारे पास कोई सर्कुलर ही नहीं, और सरकार ने 1 फरवरी को घोषणा कर दी। इसको जरा स्पष्ट कर दे। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, ये आप सही कह रहे हैं। बहुत लंबे समय तक का जो डिपॉजिटर इंश्योरेंस था वो 1 लाख करोड़ था, 1 लाख रुपए तक का होता था। सरकार ने इसको बढ़ा करके 5 लाख किया है, इसका अनाउंस किया है, बिकॉज उसके लिए क्रेडिट गारंटी का एक उसके थ्रू होता है ये डिपॉजिटर्स को जो इंश्योरेंस है। तो ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है और ये अप्लाइड है और उसके ऊपर ये लागू होगा। बीएन अग्रवाल फोन लाइन पर हैं गुरुग्राम से। अग्रवाल जी, कार्यक्रम में स्वागत। Good evening, sir. जी, good evening. This is my suggestion to you only. I don't want any question from Mr. Hariharan. I mean, I would like to suggest that you please compare the answers given by various experts. I'm a regular listener for last 10 years on this market mantra, but sometimes the answers are very disappointing. I mean, just round, no definite answer when they are not. So if they don't know the answer, kindly they should not give any answer. जी अग्रवाल जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कॉलर्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है और उसमें हर कॉलर को समय दे पाना, विस्तार से बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, और कंपनी स्पेसिफिक जानकारी हम प्रोग्राम में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है। तो आप प्रोग्राम सुने और निश्चित तौर पर आपको आपके सवालों का जवाब संतुष्टिपरक जरूर मिलेगा। फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, सतीश जी। हेलो जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। जैसे अभी पहले अभी जो कॉल आई थी कि भाई 1 लाख का, और वो फिर बैंक में गए तो जी 5 लाख रुपए हमारे पास आए नहीं। तो सर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमारे देश में ना इम्प्लीमेंट वो घोषणाएं हो जाती है, लेकिन हम वहाँ पे जाते हैं ना तो वो बोलते हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर सख्ती से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती है? जैसे आजकल जन औषधि केंद्र है कि भाई यहाँ पे सस्ती दवाई मिलेगी, लेकिन मैं 50 दुकानों पे गया हूँ, सभी बोलते हैं जी हमारे पास नहीं है कोई। जी हरवीर जी, इनका भी सवाल। नहीं, ये तो एक्चुअली बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि अगर मान लिया पहले कॉलर भी थे कि ये सबको पता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी था एक तरीके से उसमें कि आपका जो डिपॉजिट गारंटी था वो 1 लाख रुपए तक का था। अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई बैंक का क्रैश कर जाता है या कुछ इश्यू आता है उस तरीके का, सो नाउ गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग 5 लाख फॉर एनी डिपॉजिटर। तो एक तो ये है, इसमें डिसीजन लिया जा चुका है, तो कोई कंफ्यूजन। अब इसमें कोई किसी बैंक में जाके पूछे तो जनरली बैंक क्या जवाब देगा उसमें, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू सर्टेन सिचुएशन। जब कोई परिस्थिति वैसा पैदा होगी तभी तो आपको कोई जाकर के कोई बैंक मैनेजर लिख के नहीं देगा कि ये है। बट इट इज ए नॉर्म, इट इज ए रूल बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो ये एक सर्टेन वो पैरामीटर्स है, वो सबके ऊपर लागू होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको लेकर के। अब जैसे इन्होंने ये कहा जन औषधि वाला, जन औषधि का जो स्कीम है काफी टाइम से चल रही है और सबको पता है कि उसमें जो प्राइस है मेडिसिन का वो काफी कम होता है, क्योंकि वहां पर जेनेरिक मेडिसिन होती है और जेनेरिक मेडिसिन का प्राइस कम, कई बार जो है 50 हिस्सा होता है पेटेंटेड प्राइस के मुकाबले या ब्रांडेड के मुकाबले, क्योंकि उनके ऊपर उस तरीके का टैक्स जो है रॉयल्टी वगैरह का नहीं रहता और उनको ब्रांड की कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं होती और बल्क बाइंग करती है गवर्नमेंट एजेंसी या जो कि जन औषधि जिस तरह से चला रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर इज ह्यूज डिफरेंस प्राइसेस में। वो मेडिसिन टू मेडिसिन डिफर कर सकता है, लेकिन वो 110 to लेके 158 तक जाता है कई बार। और उसके अलावा जो दूसरे भी जो हेल्थ के रिक्वायरमेंट के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स से और चीजें होती है उनके ऊपर भी बहुत अंतर होता है। हो सकता है जिस स्टोर में ये गए हो वहां पर पूरा स्टॉक ना हो, तो देन सर्च फॉर ना, आप तो आप ऐप पे जाकर के ढूंढ सकते हैं कहाँ पे स्टोर है। दूसरा तो ग्रेजुअली ये एक्सपेंड हो रहा है, इट्स नॉट कि एक वक्त बहुत जगहों पर खुल गया हो, बट दिस इज ऑन गोइंग स्कीम एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल।
Right, sir. Our next caller is Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, welcome to the show. Please go ahead with your question. हरवीर जी नमस्ते, मार्केट मंत्रा टीम गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल है, ये प्लास्टिक मैंने सुना है सरकार अगले साल शायद बैन करेगी पैकेजिंग में या उसके ऊपर कोई टैक्स लगाएगी, क्या ये सही है? और क्या जूट और कपड़े की पैकिंग से बेटर नहीं होगा हमारे किसानों के लिए, पास के किसानों के लिए, जूट के किसानों के लिए, सो दैट प्लास्टिक टोटली बैन हो जाए, पैकेजिंग इसमें आ जाए जूट में? और क्या ये होने वाला है या ये वायबल ही नहीं है? प्लास्टिक के ऊपर टैक्स लग सकता है क्या? थैंक यू। देखिए, जो एनवायरमेंटल इशू है उसको लेकर के, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको लेकर के बार बार होता है कि उसको बैन कर दिया है। कुछ स्टेट्स ने प्लास्टिक के उस तरह की जो थैलियां उसको उसके ऊपर रोक भी लगाई कई जगह। एक तो ये बैन हुआ है क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक से जिसका डिग्रेड होना और रिसाइकल होने का इशू है, और प्लास्टिक इज डेफिनेटली वेरी बैड फॉर एनवायरमेंटल इशूज। जहां तक दूसरा आपने कहा कि जूट का जो पैकेजिंग है, देखिए एक जूट कंट्रोल ऑर्डर है जो लागू है, उसके तहत ये होता है कि आपको जो मेजर पैकेजिंग है आपका फूड ग्रेन का है, शुगर का है, वो सब चीजों पे लागू होता है। उसमें अगर कभी अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है तो एग्जम्पशन दिया जाता है। तो जैसे पिछले साल कोविड की वजह से कुछ इश्यूज हो, एग्जम्पशन बार बार दिया गया उसमें। लेकिन हमारे जो जूट प्रोड्यूसर फार्मर है वो काफी कुछ डिपेंड करते हैं, और जो जूट इंडस्ट्री है वो भी डिपेंड करती है। और जैसे जो प्रोक्यूरमेंट सीजन होता है, बहुत मैसिव ऑपरेशन होता है उसमें, तो काफी हद तक उसका इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है कि वो प्लास्टिक से तो महंगा तो होता ही है, बट ये भी है कि वो एक नेचुरल फाइबर है और डिग्रेड होता है उसका। एक तो एनवायरमेंटली वो पॉजिटिव है, दूसरे जो फूड के लिए भी वो डेफिनेटली प्लास्टिक से बेहतर है। Right, now moving on to some other stories. The rupee today appreciated 31 paise to 72 rupees and 48 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, rose 0.16% to 91.82. Harveer Singh ji, now, and before we move on to our next question, we have a caller. दिनेश फ्रॉम दिल्ली। दिनेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। सर, मैं दिनेश गुप्ता दिल्ली से बोल रहा हूँ। अभी सुनने में आ रहा है कि अगले साल से फाइनेंशियल ईयर जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो जाएगा, तो इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तक तो उस तरीके का कोई डिसीजन तो नहीं है सरकार का, इसके ऊपर चर्चाएं जरूर हुई, और जिस तरह से हमारा जो बजट है उसको प्रेजेंट करने का टाइम पहले लाया गया था। उसका मकसद ये था कि जो बजट से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हैं उसका पार्लियामेंट में जो प्रोसेस होता है, स्टैंडिंग कमेटी को जाना, उसके कमेंट्स आना, उसके बाद फिर से उसके ऊपर 2 बार डिबेट होती है और फिर उसको एक बुलेटिन होता है फाइनली, जब वो पार्लियामेंट से क्लियर होता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्योंकि अप्रैल होता है, इसलिए ये प्रोसेस पहले कंप्लीट होता रहे जितना ज्यादा, जिससे कि जो एलोकेशन होते हैं डिफरेंट स्कीम्स में जो अप्रूव करती है पार्लियामेंट बजट के माध्यम से, वो फिर उसका टाइमली यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। पहले ही प्रोसेस मई तक जाता था, तो सरकार ने इसलिए कोशिश किया कि उसको फरवरी में ला करके कि ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट किया जाए। अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर बदलते हैं जनवरी से दिसंबर का, तो उसमें फिर ये प्रोसेस भी हमें और एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जो भी रिसोर्सेज है उनका मोबिलाइजेशन और उनका एक्सपेंडिचर, उन दोनों को लेकर के जब हम बजट बनाते हैं वो उसका पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। तो ये इस तरीके से एक झटके में तो बदलना बड़ा मुश्किल काम है, और अगर ये करना होगा तो बहुत सारे उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं एशियाई बाजारों की। तो एशियाई बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। जापान का निकेई 0.2% के लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% चढ़ा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.4% की बढ़त रही। वहीं दूसरी तरफ चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% की गिरावट दर्ज हुई और हांगकांग का हैंग सेंग 0.3% के नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजार आज सीमित दायरे में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैक दोनों 0.3% के लाभ में है, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.1% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है।
हरवीर जी, एशियाई बाजारों में अगर हम जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के बाजारों की बात करें तो वहां बढ़त का रुख देखा गया, बढ़त देखी जा रही है। वहीं अगर चीन और जापान की बात करें तो वहां के जो शेयर बाजार हैं, और जापान नहीं बल्कि हांगकांग, चीन और हांगकांग के जो शेयर बाजार हैं वो नुकसान में हैं। तो ये मिला जुला ये ट्रेंड्स क्यों देखे जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? और इधर भारतीय बाजार भी आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो देखिए, तो चीन का नंबर्स जो है उसको उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है, ये एक फैक्टर है। हांगकांग जो है वो चीन के लगभग साथ चलता है और कई सारी कंपनियां जो चीन की है वो हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, ये एक फैक्टर है। और जो ग्लोबल सिनेरियो है उसका थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है वहां पर। बाकी जो स्टॉक्स हैं आपका साउथ कोरिया का या जापान का, जापानीज इकोनॉमी में अगर आप देखो कि बाकियों से थोड़ा वहां पर बेहतर स्थिति है इकोनॉमी में, पिछले दिनों नंबर्स उनके अच्छे हैं, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अदरवाइज अब ग्लोबली ट्रेंड का देखेंगे, जैसे कि यूएस में अभी जो बॉन्ड यील्ड थोड़ा बड़ा है, क्रूड प्राइसेस हार्डन्ड हैं, तो प्लस अभी ये कोविड को लेकर के कहीं कहीं कुछ चीजें जरूर होती हैं उसमें, जैसे कि हमारे यहाँ थोड़ा नंबर ज्यादा आ रहा है, प्लस यूरोप में एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है उसको लेकर कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट वी हैव टू सी कि जो यूएस का पैकेज है या फिर जो उनका वहां पर ये डॉलर, आप देखिए कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे गया है, तो ये जिसका जिस तरह से असर है अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इज वेरी मच एक्सपोज टू दिस मार्केट्स, तो जापानीज मार्केट, अमेरिकन मार्केट से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, तो इन सब चीजों का उसके मार्केट पर बराबर असर है। Now moving on to the next story. The Brent crude prices today rose as data showed China's economic recovery accelerated at the start of 2021, boosting the energy demand outlook. And in intraday trade, the Brent crude prices were trading around $69.10 per barrel, while the WTI crude prices were around $65.60 per barrel. Harveer Singh ji, we would like to know about the rising oil prices and its effect on the domestic markets. As we had seen during the COVID times, the Brent crude and the WTI had fallen to record lows, and now they have scaled new peaks. So how do you see it panning out in the Indian domestic markets? Yes, during this COVID time, in fact, at one time it went to the negative territory also, technically, when there was nobody was getting the price. On the other hand, even companies were paying that for it. It was technical point, although, but definitely prices were very low. But gradually, when the global economy is opening and recovery is taking place, so demand for energy is also going up. And these oil-producing countries suffered a heavy loss around that time due to low prices. Now they are also want to use this situation for their own benefit, and they have increased the price and cut the production. So in the last meeting of OPEC plus one country, it was expected that they may increase the production, but they are not going to increase the production, and that is directly impacting the global prices of crude. And we import almost more than 80% of our requirement of crude for meeting our energy requirements. So we directly get that impact on our prices. हरवीर जी, समय की कमी है हमारे पास, अब चलते चलते हम सोने पर नजर डाल लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का अप्रैल वायदा भाव 130 रुपए बढ़कर 44,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी मार्च माह के सौदों के लिए 600 रुपए की मजबूती से 67,300 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास रही। हरवीर जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. The wholesale inflation rises to 4.17% in February, and the benchmark domestic stocks fall more than 0.5%, and rupee appreciates 31 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar, this is Nishit Kumar and my co-anchor Vishal Sharma saying goodbye till we meet again the next time. Market Mantra. Market Mantra.